Bismillahirrahmanirrahim. Next is Sturm and Drang. It's a basically German literary movement that basically advocated the individuality in the face of neoclassicism. Next is Surrealism. Surrealism is basically also related to the magical realism. Surrealism is a technique of modernism, and it's the time period of this movement is 1920 to 1930, and it's basically started in French and is sought out to break down the boundaries between rational and irrational. बेसिकली इसका पर्पस ये था कि ये दिखाया जा सके कि रैशनल और इरेशनल के दरमियान में जो थॉट्स होती हैं वो किस किस्म की होती हैं, या अगर आप मैजिकल रियलिज़म या रियलिटी से आगे जाना चाहें तो व्हाट काइंड ऑफ द फीलिंग यू कैन हैव. देन वी हैव सिम्बोलिस्ट. सिम्बोलिस्ट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ लिटरेरी टाइम्स. इसको एक टर्म के तौर पर भी लिया जाता है. ये बेसिकली इसका टाइम पीरियड है 1870 से लेकर 1890 के दरमियान में. ये फ्रेंच पोइट्स हैं जिन्होंने सबसे पहले इसको आगाज़ किया था, और ये लोग थोड़े से हकीकत पसंदी के ख़िलाफ़ थे. इन्होंने एक नए वे में कॉन्सेप्ट्स को सिंबल के साथ रिलेट्स करने की कोशिश की थी, और इसी वजह से इनके मूवमेंट का नाम है सिम्बोलिज़म. ट्रांसडेंटलिज्म बेसिकली सेल्फ आइडेंटिफिकेशन या सेल्फ रियलाइजेशन से रिलेटेड है. इसका ताल्लुक 1835 से लेकर 1860 तक है. इट इज़ बेसिकली फोकस्ड ऑन द प्राइमरी कॉन्शियस इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड रिजेक्टेड द मटीरियलिज्म इन फेवर ऑफ द क्लोजर कम्युनियन विद द नेचर से एक ताल्लुक़ पैदा करना, ख़ुद को पहचानना इस मूवमेंट के अहम मकासद में से शामिल था, और ये अमेरिकन फ़िलोसॉफ़िकल और स्पिरिचुअल मूवमेंट है. नेक्स्ट इज़ विक्टोरियन एरा. विक्टोरियन एरा एज वी ऑल नो दैट इज़ रेंजेस फ्राम 1832 to 1901. It has a some common names like Charles Dickens, George Eliot, Bronte sisters, Browning, Tennyson and Matthew Arnold etc. इस दौर के अंदर नॉवल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, और इसके अलावा इसमें पोइट्स बहुत ज़्यादा मशहूर थे. ड्रामा कोई ख़ास तक ही नहीं कर पाया था. देन वी हैव द डिफरेंट स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशन लाइक डीकंस्ट्रक्शन. अगर लिंग्विस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डीकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को डीपली एनालाइज करना, उसके साइंस सिंबल्स को एनालाइज करना, उसको रिलेट करने की कोशिश करना कि किस तरह से वो एक्चुअल वर्ड से रिलेट करते हैं, और ये कहना कि एक टेक्स्ट का मतलब जो है वो एक टेक्स्ट किस तरह दूसरी टेक्स्ट के साथ कनेक्टेड है. ये जनरली डीकंस्ट्रक्शन के से रिलेटेड है, और इसका टाइम पीरियड है 1967 टू प्रेजेंट. Feminist criticism, as we all know what is feminism. Feminism is a movement that is related to the plight condition of a woman. Feminist criticism basically उस movement को कहा जाता है जो एक तरह से औरतों के हक़ में आवाज़ जब उठाई गई तो उसके गेस वो जो था कि जी औरतों की तरफ प्रमोट क्यों किया जा रहा है. तो इज़ अम्ब्रेला टर्म फॉर द नंबर ऑफ डिफरेंट क्रिटिकल अप्रोचेस दैट सीकिंग टू डिस्टिंग्विश द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस फ्रॉम मेल एक्सपीरियंसेस. ये कहा जाता है कि औरतों के मर्दों के डिफरेंसेस जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनकी जो राइटिंग्स होती हैं उनके अंदर डिफरेंटली उनको प्रोजेक्ट किया जाता है. साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म में बेसिकली 2-3 तरह के फ़िलोसॉफ़िकल्स की थॉट्स आती हैं, जिसमें ल्यूकैन है, जिसमें कार्ल जंग है, जिसमें सिगमंड फ्रॉइड है. कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो इन सब ने जो काम किया है वो कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस एक्शन, आपके इंटेंशनल एक्शन, आपके इरेशनल एक्शंस, इनके ऊपर जो है वो काम किया है. और इंसान जो है वो अगर उसने एनलाइटमेंट के स्टेट को पहुंचना है, या उसने खुद ही को पहचानना है, या सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, तो उससे वो किस किस स्टेजेस के ऊपर जाता है, किस किस स्टेजेस होकर गुजरता है. बेसिकली ये इन थियरीज़ के अंदर डिस्कस किया गया है. आगे है मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म बेसिकली कैपिटलिज्म और हेजेमनी के कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करता है, और सारा बताया गया है कि किस तरह से मिडिल क्लास सोसाइटी जो है वो ऊपर आ सकती है, किस तरह से जो पावर होती है वो चंद एक लोगों के हाथों में होती है, और उसकी वजह से वही आपकी लैंग्वेज डिसाइड करते हैं, वही आपका सोशल स्टेटस डिस्कस करते हैं. फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट ये बेसिकली फर्दर आप एक्सटेंशन कह सकते हैं मार्क्सिज्म की है, और इसमें इसके जो मेन इसके राइटर्स हैं वो है थॉर्नडाइक था, अडोर्नो है, मार्क्स हॉरखैमर है, बेंजामिन है, और हर्बर्ट मार्क्यूज है. ये बेसिकली मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1920 के अंदर. फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी थी उनके अंदर कुछ लोगों ने मिलकर एक मूवमेंट को जो है वो आगाज़ किया था, और ये फ्रेंच भी हैं, इसमें इटालियन भी कुछ लोग थे. तो इन्होंने मार्क्सिज्म का जो कॉन्सेप्ट था उसको बड़ा वाइड लेवल के ऊपर जब लिटरेचर के ऊपर अप्लाई करना शुरू किया तो उसको फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं. एंड देन वी हैव न्यू हिस्टोरिसिज्म. तारीख़ और अदब को फ़र्क को बिठाना और कहना कि जो तारीख़ है उसकी
जो निशानात हैं वो हमें अदब से ही मिलते हैं। ये इस मूवमेंट का बेसिकली पॉइंट्स थे और ये स्टार्ट हुई थी 1980 के अंदर। ह्यूमनिज़म जैसे कि आपको पता है, ह्यूमनिज़म एक अमेरिकी तहरीक थी जिसमें कहते थे कि मैन जो है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है और उसकी जो बेसिक राइटिंग्स का हमारा पार्ट होना चाहिए, जो फोकस होना चाहिए वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर होना चाहिए। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म ठीक है, ये एक ऐसे मूवमेंट जिसमें कहा जाता है कि जो टेक्स्ट होती है उसका कॉन्टेक्स्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसका स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थे वो थोड़ा आगे चले गए। उन्होंने कहा कि एक टेक्स्ट को समझने के लिए आपको राइटर को समझना भी ज़रूरी है, आपको उसको कॉन्टेक्स्ट को समझना भी ज़रूरी है, आपको साइंस और सिम्बल्स को समझना भी ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा रिलेटेड है डीकंस्ट्रक्शन से, थोड़ा सा ल्यूकियन क्रिटिसिज्म से और माइकल फोकाल्ट की थ्योरी से। माइकल फोकाल्ट वगैरह की थ्योरी जो है वो, जैसे कि हमें पता है कि माइकल फोकाल्ट कहता है कि पावर और लैंग्वेज के करेक्शन के ऊपर उसने थ्योरीज बनाई थी, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ पैनापोटिज्म भी है एट्सेट्रा है। क्यूअर थ्योरी बेसिकली जेंडर स्टडीज़ से रिलेटेड थ्योरीज होती हैं। इसमें ये कहा जाता है कि जो मर्द और औरत हैं उनका जो है वो डिफरेंट तरह की राइटिंग्स है, उससे जेंडर रिलेटेड स्टडीज़ को जब फर्दर हम कैटेगराइज करते हैं उसको क्यूअर थ्योरी बोलते हैं। रशियन फॉर्मलिज्म क्या है? स्कूल दैट अटेम्प्टेड अ साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ फॉर्मल लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द टेक्स्ट। रशियन फॉर्मलिज्म ने बेसिकली टेक्स्ट के अंदर सिमिली है, मेटाफिल है, कनेक्टिविटी है, कोहेसिव डिवाइसेस है, ये जो भी तरह का उसके अंदर चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं टेक्स्ट के अंदर, उनको एनालाइज करने की कोशिश की थी। क्योंकि फॉर्मलिज्म बेसिकली फॉर्म के ऊपर मुनहसर है कि आपकी टेक्स्ट की फॉर्म कैसे दिखती है, तो रशियन फॉर्मलिज्म ने उसकी फॉर्म को फर्दर एनालाइज किया था। स्ट्रक्चरलिज्म 1950 टू 1960 है। बेसिकली इनका पर्पज़ ये था कि एक जो टेक्स्ट होती है उसका ताल्लुक हिस्ट्री से भी है, सोशियोलॉजी से भी है, एंथ्रोपोलॉजी से भी है, और टेक्स्ट जो है वो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें समेट के रखती है। अगर हम उसके मीनिंग को समझ रहे हैं, हमें रीडर को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हमें उस दौर के कॉन्टेम्प्रेरी राइटिंग्स को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और ये भी कि एक दौर की जो राइटिंग्स होती हैं वो अगर एक फॉर एग्जांपल विक्टोरियन दौर में अगर कोई नावल लिखा गया है तो वो उस कॉन्टेक्स्ट को डिपिक्ट करता है। And then we have the canon, a group of literary workers commonly regarded as central or authoritative in literature tradition. कैनन बेसिकली कोई किसी भी दौर के चंद एक इन्फ्लुएंशियल लोगों का जो ग्रुप होता है उसको आप कैनन बोल सकते हैं। डेथ ऑफ एन ऑथर उस वक्त कहा जाता है जब किसी ऑथर की तहरीर को पढ़ना लोग बिल्कुल बंद कर दें, तो उस वक्त कहा जाता है कि इस ऑथर की क्रिटिकली लिटरेरी वे में हम कह सकते हैं कि इसकी डेथ हो गई है। Diachronic and synchronic, as we all know, that study of a particular form of literature at a particular time, synchronic, and when we studied according to the different levels, the different states with the different periods of time, that is diachronic. And then dialogic and monologic. Dialogic means that when monologic means when you when you hear the voice of a single person, and dialogic when you think that this piece of literature, this writing is made up or thinking of two or many people. And then mimes बेसिकली क्या होता है? माइम्स होता है किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्ट करके दिखाना, माइम्स होता है। डिस्कोर्स एंड स्पोकन रिटन मटेरियल दैट इज़ यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। ओके, exegesis, it's if I may wrong at pronunciation, this is basically related to the interpretation of any kind of text. And then hermeneutics as the relevant interpretation of any text. A text explain itself, the way in which a text explains itself is hermeneutics. Intertextuality, very simple, the relationship between the text. Intertextual relationship. Linguistics, the study of scientific language of study. Logocentrism means trying to understand the meaning, the word meaning of something. Meta languages, the more use of more than one languages. Meta narratives, when you find another story in a ongoing story. मतलब एक नॉवल के अंदर एक और नॉवल चलना शुरू हो गया, ये एक और स्टोरी चलना शुरू, उसको मेटा नैरेटिव बोलेंगे। नॉवल्स के अंदर अक्सर मेटा नैरेटिव्स का इस्तेमाल होता है जब नॉवल्स के अंदर कई स्टोरीज जो हैं वो बयान हो रही होती हैं। सो आई थिंक दीज आर द बेसिक सम इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स एंड periods, and I hope it will help you. Thanks.